स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैथमेटिक्स गुरुजी चैनल की तरफ से आप सबों को ढेर शुभकामनाएं। आज वृत्त की अवधारणा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके एक एक बिंदु के बारे में बताऊंगा। इसे सरल भाषा के रूप में बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस देर किस बात की? अरे आप लोग तैयार हो गए ना? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मौखिक रूप में समझे कि वृत्त क्या है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में भी वृत्ताकार वस्तुएं हैं जिससे हम दिन प्रतिदिन उससे रूबरू होते रहते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक पहिया है जो गोलाकार होता है, एक सिक्का है जो तुम्हारे पास मौजूद रहता है, वो भी गोलाकार है। जन्मदिन पर तुम केक खरीद करके लाते हो, वो भी गोलाकार होता है। जो घर में पापड़ का उपयोग करते हो, वो भी जो है कि गोलाकार होता है। तो इस तरीका से तो हम लोग नित्य दिन वृत्ताकार चीजों से हम लोग रूबरू होते रहते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इसकी हम लोग परिमाप कैसे जो है कि ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर भाई सरल रेखा के रूप में है तो उसको हम लोग आसानी से उसको हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको माप करके उसका परिमाप निकाल लेते हैं। लेकिन जो वृत्ताकार चीज है, जो गोलाकार है, उसको हम लोग कैसे मापें? बड़ी समस्या होती है। इसी सब समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे गणितज्ञ अपना खोजबीन किए। बहुत दिनों के बाद इस गोलाकार वस्तुओं के मापने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो हमारे जाने माने भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका, आप लोग जानते हैं, जिन्होंने शून्य का खोज किया था, वो हमारे भारत के ही रहने वाले थे। इन्होंने 476 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व के बीच एक पाई के मान का खोज किया, और उस पाई के मान खोज होने के बाद इस वृत्ताकार क्षेत्र या उसके परिमाप की गणना आसान हो गई। पहले लोग डंडों से माप करते थे, लेकिन उसका हिसाब किताब सही नहीं होता, कम बेसी हो जाता था। इसीलिए एक सही एक अंक की जरूरत पड़ी, जिसको गुणा करने के बाद उसका सही मान वृत्ताकार वस्तुओं का निकलने लगा, और वह पाई का मान 22/7 आर्यभट्ट महोदय ने इसका रूप दिया। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्ताकार जो क्षेत्र है उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका परिमिति कैसे निकालेंगे, उसका केंद्र क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा, व्यास क्या होगा, उसको हम परिधि को कैसे जो है कि निर्माण करेंगे। इस सारी चीजों को एक एक करके आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे
आप लोग सही से समझ सकेंगे और इसके आने वाले समय में इसका सही आप हल कर सकेंगे। एक करके आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग सही से समझ सकेंगे और इसके आने वाले समय में इसका सही आप हल कर सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या, व्यास हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे इसका हल करते हैं। बच्चों, वृत्त को हम लोग अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। वृत्त एक गोलाकार भाग होता है जो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित विभिन्न समान दूरी से बनी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु हम यहाँ मानते हैं और इससे हर जगह समान दूरी स्थापित करते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त समान बिंदुओं से बनी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। अब इस समान दूरी पर जो बिंदु हम लोग स्थापित किए हैं, इस सब को हम लोग मिला देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक जो निश्चित बिंदु का हम लोगों ने निर्माण किया, उससे यह जो चारों तरफ है जो बिंदुओं का हमने समुच्चय बनाया है, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं, ये सब की दूरी समान है। जहाँ केंद्र से बाएं और दाएं दोनों तरफ जो रेखा गुजरती है, वो सभी जो है समान दूरी के होते हैं। और इसमें जो केंद्र से एक जो नियत स्थान को स्पर्श करता है, वही उसका त्रिज्या कहलाता है। जैसे केंद्र से एक नियत बिंदु जो वृत्त पर स्थित है, वही उसका त्रिज्या कहलाता है। जैसे OB बराबर त्रिज्या, OB बराबर त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यास भी कहते हैं। बच्चों, याद रखना कि जो हमारा केंद्र, जो हम एक नियत स्थान से जो हम शुरू किए हैं और जो समान दूरी पर बिंदु का निर्माण किए हैं, वही सब बिंदु मिल करके एक वृत्त का निर्माण किया है। और उसको हम लोग साधारण रूप में यह समझ सकते हैं कि वह जो केंद्र हमने बनाया, जहाँ से हम लोग चले,
वह उसका त्रिज्या हुआ और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। जैसे इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे ओ से वृत्त के एक नियत स्थान को जो स्पर्श करता है वह उसका त्रिज्या हुआ, और फिर ओ से दूसरे छोर बी को स्पर्श किया तो वह भी उसका त्रिज्या हुआ। तो दोनों त्रिज्या वो भी ओ ए और प्लस ओ बी बराबर आर जोड़ आर बराबर 2r, यही उसका व्यास कहलाया। व्यास कहलाया। अब हम लोगों को यह समझना है कि व्यास किसे कहते हैं, उसको परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे समझेंगे। तो वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो इस केंद्र O से होकर के गुजरती है और इस दोनों के प्रांत बिंदु का तात्पर्य ये हुआ कि A और B जो इसके प्रांत बिंदु हुए वे वृत्त पर स्थित हैं। अर्थात जो ये गोलाकार भाग को हम लोग जो वृत्त के रूप में जानते हैं उसमें व्यास सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। यानी व्यास वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा जीवा होता है। जीवा वृत्त में अनंत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहा जाता है। जीवा से हमारा तात्पर्य ये दो रेखाखंडों को मिलाने से जीवा बनता है। जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब जीवा ही है। तो जीवा को हम लोग अंग्रेजी में कोड के रूप में जानते हैं, जो दो रेखाखंडों के मिलने से बनता है या केंद्र से होकर के जो गुजरता है वह सबसे बड़ा जीवा कहलाता है, जिसको हम व्यास के रूप में जानते हैं। और उस केंद्र के अतिरिक्त अन्य वृत्त के दोनों भागों पर मिलते हैं वो सारे जो है जीवा कहलाते हैं। व्यास त्रिज्या के दुगुना होते हैं। और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। बच्चों, व्यास को हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। और त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं।
अब हम लोग वृत्त के परिधि के बारे में समझे कि वृत्त के परिधि क्या है। हम लोग इसे मोटा तौर पर कहते हैं कि जो गोलाकार भाग है और उसमें जो तय की गई दूरी है वही उसका परिधि कहलाता है। परिधि को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थान से वह चलना प्रारंभ करता है। एक निश्चित स्थान को मान लो कि वह एक से स्थान से वह चलना क्या करता है? वह प्रारंभ करता है। और फिर वह कहाँ पहुंचता है? तो फिर वह एक से जगह पर वह पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? एक से जगह पर पहुंचता है। तो एक से जगह पहुंचने में क्या? एक से जगह पहुंचने में तो एक से जगह पहुंचने में क्या अर्थ हुआ कि वह एक चक्कर, एक से तो वह चला, एक स्थान से वह चला और फिर वह कहाँ पहुंचा? उसी एक स्थान पर वह पहुंचा। तो इसमें जो तय की गई जो दूरी है वही उसका क्या कहलाता है? वह उसका परिधि कहलाता है। यानी उस वृत्त के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी है वही उसका क्या कहलाया? परिधि कहलाया, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो बच्चे आप समझ गए कि वृत्त क्या है? तो वृत्त विभिन्न बिंदुओं, माने विभिन्न बिंदुओं का अर्थ यह हुआ कि विभिन्न समान बिंदुओं के समुच्चय ही वह वृत्त होता है, जो किसी निश्चित जगह से वह समान दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से मिलकर आकृति बनाती है और वही जो है वह वृत्त कहलाता है। तो समझ गए? तो वृत्त क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग वृत्त के परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं, अर्थात एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई का मान
आप लोगों ने 22/7 या 3.14 पढ़ा होगा या याद होगा, लेकिन इस पाई की आवश्यकता वृत्त के क्षेत्रफल में क्यों पड़ा? हम लोग इसके बारे में चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। चित्र के माध्यम से हम लोग यह समझे कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों हुआ। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त का निर्माण करते हैं और उसे 15-20 भागों में उसको बांट देते हैं। बांट देने के बाद उसे चाकू के माध्यम से एक केक का रूप दे करके उसको हम लोग अलग अलग करते हैं और पुनः उसको एक दूसरे से ऊपर नीचे करके एक साथ बनाते हैं और बनाने के बाद वह छोटे छोटे समांतर चतुर्भुज, फिर उसे छोटे करने के बाद वह आयत के रूप में वह प्रतीत होता है। और हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है और वही लंबाई चौड़ाई वह जो है वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है। अब हम लोग इस वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे समझे, इसके लिए हम लोग इसको क्या किए, जो वृत्ताकार एक केक का रूप देकर हम लोगों ने उसे 15-20 भागों में काट लिया और उसको हम लोग अलग अलग उस त्रिज्यखंड का एक नया रूप देते हैं। उसको हम लोग इस तरीका से बनाते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि यह एक आयताकार, ये दो त्रिज्यखंड मिलकर के एक आयत जैसा लग रहा है। ये सब क्या लग रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीका से ये सब को हम लोग इस वृत्ताकार माने एक केक को हम लोग क्या किए हैं कि उसको 15-20 भागों में डिवाइड कर दिए हैं और उसको एक अलग करके एक ऊपर और एक नीचे इस तरीका से उसको सजाए हैं ताकि वह एक आयत का रूप बन सके। अब चूंकि हमको
वृत्त हम लोग को जानकारी है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो 2 डायमेंशनल शेप के अंतर्गत आता है, उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, उसी के उस 2 डायमेंशनल शेप के अंतर्गत वृत्त भी आते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। तो हम लोग इस लंबाई चौड़ाई वृत्त के क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई कैसे आता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आयताकार खंड की लंबाई बराबर क्या हुआ, ए जो इसका 1 2 दोनों मिल करके जो इसका परिधि है, तो इसमें 2 पार्ट बना हुआ है, 1 2, तो इस दोनों को मिला करके क्या हुआ, 2πr हुआ। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और दोनों मिला करके है, इसलिए एक भाग को निकालना पड़े तो उसमें 2 से हम लोग भाग देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, बराबर πr, यह इसकी लंबाई हो जाती है। और इसकी चौड़ाई क्या होती है, वह r होता है। चौड़ाई क्या होता है, इसका r होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब वही चीज हम लोग क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, आयताकार लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका क्या हुआ, πr, और चौड़ाई क्या हुआ, इसका r हुआ। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, πr²। क्या हुआ, πr²। आप लोग समझ गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। इसका मतलब ये आप लोग समझिएगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, और दोनों मिलकर के आपको वृत्त का क्षेत्रफल πr² हुआ। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं वृत्त की परिधि। ये जो वृत्त की ये जो आप वृत्त की परिधि जो देख रहे हैं, जो आपको बताए हैं कि कोई व्यक्ति अगर वह x से इस वृत्त पर चल करके पुनः x तक पहुंचता है, और उसके द्वारा जो तय की गई दूरी हुआ वह उसका परिधि कहलाता है। अब इसी को ना आपको पहले बताए थे कि ये जो वृत्ताकार खंड है, इसको आप कैसे मापिएगा, इसको कैसे आप जो है कि निकालिएगा। जो आपको सरल रेखा में है तो उसको आप सहज से निकाल सकते हैं, लेकिन जो वक्राकार है, जो वृत्ताकार है, उसको तो आपको नापने में मापने में तो बहुत समस्या है। इसीलिए आर्यभट्ट ने आपको पाई का खोज किया था, पाई का मान 22/7 दिया था। अगर आप जो केंद्र से होकर के आपको जो व्यास बना है, जो सबसे बड़ा जीवा कहलाता है, उस व्यास में कौन क्या व्यास हुआ, वह आपका ये भी व्यास हुआ। उस ये भी व्यास में अगर आप पाई से गुना कर देते हैं, वही जो है आपका परिधि निकल जाता है। दोनों के गुना करने पर आपका जो मान होगा, वही जो गोलाकार भाग का पूरा जो है उसका दूरी हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो परिधि का हम लोग सूत्र क्या याद किए हैं, परिधि को हम लोग C से संकेत देते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सरकमफ्रेंस। क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस।
और परिधि बराबर क्या होता है 2πr। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r गुने पाई। 2r किसको कहते हैं d को कहते हैं। किसको कहते हैं d को, यानी वह त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। और उस जो त्रिज्या का जो दुगुना व्यास हुआ, अगर उसमें पाई से मान गुना कर दीजिएगा तो वही वृत्त का परिधि निकल जाएगा। और पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 या क्या होता है 3.14। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या समझे कि वृत्त का परिधि हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे केंद्र से होकर के जो व्यास जो दोनों तरफ परिधि को स्पर्श किया है, जो ये भी रेखाखंड के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें आप 22/7 से गुना कर देते हैं, वही वह गोलाकार जो एरिया का उसका दूरी निकल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पाई के रूप में भी जानते हैं या 2πr के रूप में जानते हैं। तो याद हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ πr², और वृत्त का परिधि क्या हुआ 2πr, उसको हम लोग πd भी कहते हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने वृत्त के बारे में समझा कि वृत्त है क्या, त्रिज्या के बारे में भी जाना, व्यास के बारे में भी जाना, जीवा के बारे में भी जाना, परिधि के बारे में भी जाना। इससे आपको विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह बोर्ड की परीक्षा हो या कंपटीशंस हो, इसमें वृत्त से बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सब सूत्र को याद रखना पड़ेगा, और उस सूत्र से आप विभिन्न प्रकार के वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपको हम बता दे रहे हैं। वृत्त की परिधि 44 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बतावे। एकदम साधारण चीज है। हम लोग क्या जाने हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है ना। तो 44 बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो 44 बराबर क्या हो गया 2πr हो गया। हमको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, 44 में भागा दे देते हैं 2π से, तो वह त्रिज्या का मान निकल जाता है। अब क्या होगा, तो 44 और 2 गुने 22/7 बराबर क्या हो गया r हो गया। 44
अब गुने अब क्या हो जाएगा 7 बटे 2 गुने 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। क्या हुआ 7 मीटर। अगर आपको अगर व्यास पूछता तो डी बराबर क्या होगा 2r, तो 2 गुने 7 बराबर क्या हो गया 14 मीटर। क्या हुआ 14 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। वृत्त का त्रिज्या 14 cm हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में क्या जाने हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर क्या हुआ पाई का मान हम लोग क्या जानते हैं 22 बटे 7 और त्रिज्या क्या है 14 है, तो 14 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो 22 बटे 7 अब गुने क्या हुआ 14 गुने 14, 7 दूना 14, बाईस दूना 44 अब गुने क्या हो जाएगा 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन समझा जाए कि अगर वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो वृत्तों के त्रिज्या अनुपात बतावे। एकदम साधारण है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ 2 वृत्तों का क्षेत्रफल है तो क्या हुआ अनुपात हो जाएगा 9:16 बराबर पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर बराबर 9/16 बराबर पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। एगो को छोटा आर में लिखते हैं और एगो को बड़ा आर में लिखते हैं, क्योंकि एक का क्षेत्रफल 9 के रूप में है, छोटा का और बड़ा का 16 में है। तो इस पाई से पाई समाप्त हो गया। अब क्या हुआ अब इसको हम लोग सिंपली
आर बटे कैपिटल आर बराबर रूट अंडर 9/16 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 बराबर 3:4 आंसर। आप लोग याद रखेंगे कि अगर क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो सीधे आपको रूट अंडर जितना दिया रहेगा उसको उतना बटे लिख देंगे और उसका वर्गमूल जो होगा वही इसका आंसर हुआ। तो आज हम लोग वृत्त की अवधारणा के बारे में समझे कि वृत्त है क्या, परिधि किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग कैसे जो है कि निकालते हैं, वृत्त के परिधि कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए पाई की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास किया है और चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज का यही तक प्रश्न और उत्तर का संवाद रहा। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। Forget what they doing, keep on doing.